तो पहले मैं रन टेस्ट वाला क्वेश्चन आपको कराना चाहता हूँ। चलिए, तो यहाँ पर हम फिर भी थोड़े बहुत फॉर्मूला का इस्तेमाल करेंगे। तो यहाँ पर आप देखिए क्वेश्चन नंबर 64 में हमें क्या दिया हुआ है, बताइए। जो सेंसेक्स है ना, इंडेक्स निफ्टी सेंसेक्स, वैसे सेंसेक्स का हर डेट का क्लोजिंग वैल्यू दिया हुआ आपको यहाँ पर, है ना। हर डेट का क्लोजिंग वैल्यू दिया हुआ, देखिए बहुत सारा अलग अलग डेट्स का मैं क्लोजिंग वैल्यू दिया हुआ। बीच में डेट्स गायब भी, क्योंकि वो पब्लिक हॉलीडे होगा या फिर उस दिन स्टॉक एक्सचेंज का हॉलीडे। You are required to test the weak form of efficient market hypothesis. Weak form of EMH आपको टेस्ट करना है by applying the run test at 5% and 10% level of significance. 5% significance level में यानी 95% कॉन्फिडेंस बोल सकते हैं 5% लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस में, और 10% लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस में हम 90%, 90 मतलब 100 माइनस 5 95, 100 माइनस 10 90%, 95 और 90% कॉन्फिडेंस के साथ हम टेस्टिंग करेंगे कि वो एफिशिएंटली, यानी मार्केट जो है आपका वो वीक फॉर्म ऑफ एफिशिएंट है या नहीं है। और यहाँ पर कुछ वैल्यूज दिया हुआ है, तो हम किस प्रकार से करेंगे। तो देखिए यहाँ पर मैं आपको एक काम करता हूँ, मैं इसको सॉल्व ही करवाता हूँ, ज़्यादा बेहतर है। चलो, तो अब देखिए सबसे पहले यहाँ पर हम क्या करेंगे पता है, मैं आपको बता देता हूँ। रन टेस्ट का क्वेश्चन आएगा, आपको सबसे पहले फाइंड क्या करना है पता है, ये आप ध्यान में रखिएगा। टू फाइंड म्यू एंड एस डी सिग्मा, है ना। ये दो चीज़ हमें फाइंड करना है, सिग्मा यानी एस डी, ये दो चीज़ हमें फाइंड करना है। और मैं आपको बता भी देता हूँ म्यू का फॉर्मूला क्या है। म्यू का फॉर्मूला है, आपको फॉर्मूला याद करना ही पड़ेगा, 2n1 n2। मैं आपको n1 n2 कैसे निकलेगा ये बताऊंगा। n1 प्लस n2 प्लस 1 होगा, ये म्यू का फॉर्मूला है। एक बार मैं चेक भी कर लेता हूँ, ये आपको याद करना, मैं श्योर हूँ यही फॉर्मूला है। 2n1 n2 n1 प्लस n2 प्लस 1 एकदम परफेक्ट है। ये फॉर्मूला आपको कुछ कुछ याद करना पड़ेगा। इसके अलावा एस डी की बात करूँ तो एस डी का फॉर्मूला क्या है पता है, एस डी जबकि ये 2n1 n2 आपका होगा, 2n1 n2, फिर ब्रैकेट में क्या होगा पता है, 2n1 n2 फिर से रिपीट करोगे ब्रैकेट में मल्टीप्लीकेशन में, इसमें माइनस करोगे n1 माइनस करोगे n2, और डिवाइड में नीचे क्या करोगे पता है, n1 प्लस n2 करोगे स्क्वायर, और इधर लिखोगे n1 प्लस n2 माइनस 1। ये आपका फॉर्मूला होगा, याद हो जाए आराम से, टेंशन ना लो। मैं बस एक बार चेक कर लेता हूँ कि मुझे तो याद अच्छे से हुआ है ना। ये देखिए 2n1 n2, 2n1 n2 माइनस n1 और आप देख सकते हो n1 प्लस n2 होल स्क्वायर, n1 प्लस n2 माइनस 1 है। तो यहाँ पर अब देखिए रूट किया गया, क्योंकि हमने देखा था वेरिएंस निकलता है ऐसे तो रिस्क में, तो हम रूट करते हैं। तो ये एस डी जब हम डायरेक्टली निकालेंगे तो आपको ऐसे याद रहेगा कि एस डी में रूट होगा, क्योंकि हमेशा नियम ये वेरिएंस के जरिए एस डी निकलता है। तो ये फॉर्मूला हालांकि लगा के हम कर रहे हैं, तो यहाँ पर भी आपका रूट लगेगा। तो अब हम चलिए याद करने की कोशिश करते हैं, मेरे साथ साथ याद। देखो n1 n2 हर जगह रिपीट हो। तो अब अगर मैं वापस से देखो, मैं बिना देखे बता, 2n1 n2, नीचे क्या करूंगा n1 प्लस n2 करूंगा, फिर इधर प्लस 1 किया। ये सेम चीज एसडी में भी रिपीट हो रहा है। एसडी में भी क्या हो रहा है, ये देखो आप, जैसे 2n1 n2 आपका यहाँ पर भी है, साथ में 2n1 n2 दो बार लिया, माइनस n1 माइनस n2 किया, और नीचे भी ये जो n1 प्लस n2 इसको स्क्वायर कर दिया, और इधर आपका n1 प्लस n2 माइनस 1 कर दिया, बस इतना ही। तो ये याद होगा आपका आराम से। चलिए एक बार फिर से हम रब करते, एक बार करते हैं, एक बार आप इस बार पार्टिसिपेट करना, ताकि पता चलेगा आपको याद हो रहा है कि नहीं हो रहा। म्यू में क्या फॉर्मूला था, 2n1 n2 डिवाइड बाई n1 प्लस n2 प्लस 1 था, ये हमने देखा। तो इसमें आपका रूट होगा हमें पता है, क्योंकि एस डी है, तो ये रूट होगा हमें पता है ना। इसमें क्या था, 2n1 n2 था, और ब्रैकेट में था 2n1 n2, सेम चीज माइनस n1 करेंगे माइनस n2 करेंगे, और नीचे क्या करेंगे, वही n1 प्लस n2 जो है इसको स्क्वायर कर देंगे, है ना। ये कर दिया हमने, और साथ में एक और ब्रैकेट में क्या लेंगे, n1 प्लस n2 माइनस 1। ये तो था, पर चेक कर लेते हैं फिर से। यस, एकदम परफेक्ट है हमारा। तो ये चीज हमें निकालना, तो यहाँ पर हमें दिखिए रहा, हमें क्या चाहिए, n1 n2 चाहिए, है ना। बेसिकली ये n1 n2 तो हर जगह देखो, n1 n2 n1 n2 n1 n2 हर जगह n1 n2 का ही जिक्र है, हर जगह। तो हमें n1 n2 चाहिए, हम ये कैसे निकालेंगे। तो इसके लिए हम सबसे पहले तो पता है क्या करेंगे, हम रन्स देखेंगे, टोटल नंबर ऑफ रन्स देखेंगे, ये कैसे निकालते देखो। आप सबसे पहले ये देखिए कि कितने बार साइन चेंज हो रही है ना। आर इक्वल साइन चेंजेस हो रहा है, साइन कितने बार चेंज हो रही है। देखिए स्टार्टिंग वैल्यू हम ले लेंगे 2800 जो भी है,
अब यहां से आपका प्राइस बढ़ रहा है कि घट रहा है? अगर बढ़ रहा है तो प्लस की साइन दोगे, घट रहा है तो माइनस की साइन दोगे। आप देखिए 2800 से 2780 प्राइस घटा है तो यहाँ पर मैं माइनस की साइन दूंगा। फिर नेक्स्ट भी 2780 से 2795 प्राइस बढ़ा है तो मैं प्लस की साइन दूंगा। फिर आपका 2795 से 2830 हुआ, यानी बढ़ा है, फिर से प्लस दूंगा। फिर आपका देखो गिरा है तो माइनस की साइन आएगी। फिर बढ़ा है तो प्लस आएगा, फिर और बढ़ा है प्लस आएगा, और बढ़ा है प्लस आएगा, और बढ़ गया देखिए प्लस आएगा, और बढ़ गया प्लस आएगा, फिर से बढ़ गया प्लस, फिर से आप देख सकते हो बढ़ गया प्लस, फिर आपका गिर गया माइनस, फिर आपका और गिर गया माइनस, फिर आपका बढ़ गया प्लस, फिर आपका देखिए गिर गया माइनस, फिर आपका क्या हुआ 3340 से 3290 हुआ माइनस आपका, फिर आपका और गिर गया माइनस, फिर आपका और गिर गया माइनस, फिर आपका बढ़ गया प्लस। अब यहाँ पर हमें क्या क्या चीज निकालना पता, मैं आर निकालूंगा। आर मतलब साइन चेंजेस, नंबर ऑफ साइन चेंजेस, कितनी बार साइन में जो पॉजिटिव नेगेटिव साइन है कितनी बार उसमें चेंज आया। एक तो हमें आर निकालना है, एक हमें N1 निकालना है, एक हमें N2 निकालना है। ये सारा चीज निकल जाएगा। N1 N2 निकालना तो बहुत ही सिंपल है, मैं आपको बता। N1 N2 क्या, N1 मतलब कितने पॉजिटिव साइन है, N2 मतलब कितने नेगेटिव साइन है। तो पहले ये निकाल लेते सिंपल वाली चीज। N1 मतलब कितने पॉजिटिव साइन, देख लो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इंग्लिश में बोले तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, 11 पॉजिटिव साइन है तो N1 आपका 11 होगा। और नेगेटिव साइन कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, आपका N2 8 हो गया। तो ये N1 N2 में तो कोई दिक्कत आई नहीं हमें। यहां पर बच्चे कई बार गलती कर देते हैं आर इक्वल में, इसमें भी आप गलती नहीं करोगे अगर ध्यान दोगे तो। आप देखिए साइन कितने बार चेंज हुआ, तो देखिए एक बार तो ये पहला साइन तो लेना ही है। आप बोलोगे सर पहला साइन क्यों ले, क्योंकि यस आपका ये जो इसका बेस है, इसके बेस से ये प्लस होता तो भी इसको हम काउंट करते हैं, माइनस होता तो भी काउंट करते हैं। तो एक बार ये साइन हुआ है -1, ये एक पहला है। चलो इसको मैं ऐसे लिखता हूँ, साइन चेंजेस को अगर मैं बात करूँ ये 1। फिर देखो माइनस के बाद अब माइनस रहता तो साइन चेंज नहीं होता, माइनस के बाद प्लस हुआ है तो यहाँ पर भी साइन चेंज हुआ है, 2 हुआ है। ठीक है, अब वापस से सेम साइन है प्लस प्लस, तो इसमें साइन चेंज नहीं हुआ है। फिर माइनस आया तो यहाँ पर साइन चेंज हुआ, ये 3 हो गया। मैं आपको समझाने के लिए इस प्रकार लिख रहा हूँ। फिर आपका वापस से माइनस से फिर से प्लस हुआ, ये 4 हो जाएगा। फिर आपका साइन वही का वही चल रहा है, सेम साइन चल रहा है। अब यहाँ पर साइन चेंज हुआ है तो ये आपका 5 हो जाएगा, सेम साइन है। फिर प्लस में 6 हो जाएगा, फिर आपका माइनस में 7 हो जाएगा आपका। फिर ये चलते जा रहा है और फिर आपका वापस से नेक्स्ट आपका प्लस हो रहा है, ये 8 साइन है। तो नंबर ऑफ साइन चेंजेस आर इक्वल क्या है, 8 है। तो हमें ये पता चला आर इक्वल 8 है, N1 11 है, N2 क्या है 8 है। हम देख भी लेते एक बार हमने जो निकाला वो सही निकाला कि नहीं निकाला। ऑब्वियसली सही निकाला, देखो आर 8 है, N1 11 है, N2 8 है, एकदम परफेक्ट है। तो हमने निकाल ली यहाँ पर, हियर आर मतलब नंबर ऑफ साइन चेंजेस इक्वल 8 है, और N1 जो है जो कि पॉजिटिव साइन ये 11 है, और N2 क्या है नेगेटिव साइन क्या है 8 है। हम क्या करेंगे, अब म्यू और एसडीएम आराम से निकाल सकते, कुछ भी नहीं करना, मेहनत ही नहीं है, मतलब इतना सिंपल है। देखिए इसको तो याद कर ही लिया आपने, याद हो ही गया आपको भी, ये चीज़ मैंने सिखा दिया। अब आपको सिंपलेस्ट वे में म्यू इक्वल का वैल्यू बैठा के निकालना है। 2N1 N2, 2 इंटू N1 है 11 इंटू 8, ये हो गया हमारा। फिर नीचे N1 प्लस N2 यानी 11 प्लस 8 प्लस 1 हुआ, यानी कितना 22 इंटू 8 कर लेते हैं, 176 डिवाइड बाई 11, 8 जा 88 होता है, +1 +1, ये आपका कितना आ रहा है 3 आ रहा है। म्यू इक्वल 3 आ रहा है आपका। चेक भी कर लेते हैं म्यू हमारा। अच्छा कुछ गड़बड़ किया है क्या, अच्छा मैंने गड़बड़ कर दिया, ये N1 प्लस N2 है, मुझे लगा था कुछ गड़बड़, कभी कभी हो जाता है गड़बड़। ये प्लस है, मैंने इंटू कर दिया गलती से, 11 प्लस 8 19 होगा +1। इसलिए आंसर कभी कभी देख लेना चाहिए, क्योंकि हड़बड़ी में समझाते समय कई बार मिस्टेक कर देते ना, क्योंकि हमारा फोकस समझाने में रहता है तो उस चक्कर में गलती हो जाती है। ये आ गया 10.263 यानी 10.26। अगर नहीं देखता तो मैं हल्की सी गलती की वजह से पूरा बर्बाद हो जाता। बट अब एग्जाम में गलती मत करनी, ये +8 है तो 19 होगा। तो ये म्यू आराम से निकल गया आपका।
अब एस डी भी टेंशन ना लो, ये भी आराम से निकलेगा, ये भी आराम से निकलेगा। 2 n1 n2 2 × 11 × 8, ये तो हमें पता ही 176 होगा। फिर आपका ये भी 2 × 11 × 8 माइनस आपका n1 n2 -11 - 8, आपको पता है ये आराम से निकल जाएगा, ये 176 है, ये 176 में से 19 माइनस कर देना, बस बात खत्म। मैं चाहूँ तो वापस से इसको लेके लिख भी सकता हूँ। ये आपका 176 है, 176 -11 - 8, यानी डायरेक्ट भी कर सकते हैं 90। नीचे की अब हम बात करते हैं, तो नीचे में हमारे क्या n1 + n2 होल स्क्वायर, यानी 11 + 8 होल स्क्वायर, और इधर आ जाएगा 11 + 8 - 1। 11 + 8 कितना हो गया, 19 होल स्क्वायर, 19 × 19 361 आएगा ये, और इधर आ जाएगा कितना, n1 + n2 यानी 19 होगा -1। अल्टीमेटली अगर आप देखोगे 176 - 19 157 × 176 हो जाएगा 27632 डिवाइडेड बाई 361 × 19 - 1 18 6498, ये रूट में चला जाए, कर लेते 27632, आराम से होगा ये 6498। 4.25 का अब रूट करना है हमें, तो 4.25238 है। 2 पॉइंट समथिंग आएगा। कैलकुलेटर मेरे पास ठीक है यहाँ पर, रूट का सिंबल इसमें नहीं आ रहा, एक बार रुक जाइए। तो मैंने निकाल लिया, कैलकुलेटर में 2.06 आ रही है। तो अब देखिए हमने म्यू भी निकाल लिया है और हमने सिग्मा भी निकाल लिया। एक बार रुकिए, ये दो चीज़ निकाल लिया ना हमने, अब हमारी जर्नी आसान हो जाएगी। अब हमें कुछ नहीं करना है, पता है हमें क्या करना है, अब हमें टेस्ट करना है। जैसे क्वेश्चन ने दिया था ना, टेस्ट एट 5% लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस। मैं एक काम करता हूँ, साइड नीचे करता हूँ, मैं साइड बाय साइड दोनों करूँगा, दो टेस्ट दिया हुआ है ना अलग अलग, वो दोनों साइड बाय साइड करता हूँ। एट 18 डिग्री फ्रीडम था, और इधर टेस्ट करेंगे एट 10% लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस एट 18 डिग्री फ्रीडम। मैं आपको यहाँ पर एग्ज़ाम ओरिएंटेड उतनी ही बातें बता रहा हूँ जितनी आपके लिए ज़रूरी है। बहुत ज़्यादा डेप्थ जाके हम समय खराब अभी नहीं करेंगे, कोई सेंस नहीं। अभी आप देखिए यहाँ पर टी की वैल्यू दी हुई है, अगर आप देखोगे ना, ये देखो टी की वैल्यू दी हुई है। वैल्यू ऑफ टी दिए हुए 5% में 2.101 है और 10% में 1.734 है। 5% में टी की वैल्यू कितनी है, 2.101 है, और 10% में टी की वैल्यू 1.734। और हम यहाँ पर धीरे धीरे समझ में आएगा हमें एग्जैक्टली करना है क्या है। हम यहाँ पर पता है दो वैल्यू निकालते हैं, एक लोअर लिमिट निकालते हैं, और ये निकलेगा कैसे लोअर लिमिट, म्यू माइनस टी इंटू एस डी सिग्मा। और अपर लिमिट कैसे निकलता है पता है, में प्लस कर देंगे, म्यू प्लस माइनस कीजिएगा प्लस टी इंटू सिग्मा। तो अब देखिए म्यू की वैल्यू क्या हमने निकाला था, यस 10.26 था म्यू का वैल्यू, माइनस टी की वैल्यू तो हमें दी हुई है 2.101,
और सिग्मा एस डी हमने 2.06 निकाला था। और इधर भी हम बोलेंगे 10.26, बस माइनस की जगह प्लस हो जाएगा। 2.101 इंटू 2.06 कितना आ रहा है वैल्यू इसका आप देख लीजिए। 2.101 इंटू 2.06 माइनस 10.26 यार 5.93 लिख सकता हूँ मैं। और नीचे वाला आ रहा है 2.101 2.06 प्लस 10.26। आई थिंक मेरा कैलकुलेशन सही है, 14.59 आ रहा है। और आपको एक चीज़ मैं बता दूं, जो हमने रन आर निकाला था ना, आर, उसी आर का अब काम पड़ेगा आपका। जो आर आपने 8 निकाला था ना, आपको ये चेक करना है कि क्या ये आर जो है लाई करते हैं इन दोनों के बिटवीन में। लोअर लिमिट और अपर लिमिट के बीच में अगर आर है तो हम बोलेंगे कि जो वीक फॉर्म ऑफ एफिशिएंसी का जो हम टेस्ट कर रहे हैं वो पास हो गया, आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। अगर इन दोनों के बीच में आर लाई नहीं करता है तो हम बोलेंगे टेस्ट फेल हो गया। तो यहाँ पे बोलेंगे सिंस आर लाइज, क्योंकि आर की वैल्यू क्या है, आर की वैल्यू में पता चल गया, यहाँ पर देख सकते हो आर की वैल्यू है 8। तो यहाँ पर बोलेंगे सिंस आर इक्वल 8 विच लाइज बिटवीन अपर लिमिट एंड लोअर लिमिट, therefore weak form efficiency test passed at 5% level of significance। बात खत्म। अब सेम इसी तरीके से हम 10 डिग्री में भी करेंगे यहाँ पर। तो यहाँ पर देखो मैं इसी चीज को बैठा सकता हूँ मैं चाहूँ तो, बस इसमें टी की वैल्यू तो बदलनी है मुझे। अब देखिए ये सब ये आपका बदल जाएगा। तो टी की वैल्यू बस 2.101 की जगह 1.734 होगी। कैलकुलेटर में कर लेंगे, बाकी म्यू तो वही है, सिग्मा वही है, 1.734 इंटू 2.06 माइनस 10.26 11 6.68। और इधर 1.734 इंटू 2.0 10 13.83। यहाँ पर भी देखो आर जो है ना वो लाई करता है, यहाँ पर दोनों में टेस्ट पास हो रहा है, तुम ये सीधा कॉपी करके यहाँ डाल सकते हो। यहाँ पर भी आर इक्वल 8 है जो कि इन दोनों के बीच में लाई करता है। तो वीक फॉर्म एफिशिएंसी टेस्ट पास हो गया एट 10% लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस। वही चीज़ आप देखिए यहाँ पर, बस इतना ही था इस क्वेश्चन में। और अब देखिए यहाँ पर इन्होंने वही लिखा है कि आर जो है लाई करता है बिटवीन दिस लिमिट्स, हेंस द मार्केट एग्जिबिट्स वीक फॉर्म ऑफ एफिशिएंसी। कहीं चाहो तो लिख सकते हो। अब ये आपको आई थिंक समझ में आ गया। अब हम आंसर देख लेते हैं। 5.93 14.59 ठीक है, 5.93 14.59। हमने 2 डिजिटर का 6.6 से 13.83। यस परफेक्ट है हमारा आंसर। तो अब आई थिंक आपको समझ में आ गया। तो ये क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ वापस से, वीक फॉर्म ऑफ एफिशिएंसी टेस्ट कैसे पास करोगे। अब रन टेस्ट करोगे यहाँ पर, अब रन टेस्ट का ही क्वेश्चन था ये। और रन टेस्ट में हमने क्या देखा, यहाँ पर म्यू और सिग्मा निकालेंगे। पहले तो आर निकाल लेना, पॉजिटिव साइन, साइन चेंजेस, सॉरी साइन चेंजेस इक्वल आर। और N1 क्या है, पॉजिटिव साइन, N2 है नंबर ऑफ नेगेटिव साइन, वो निकालिए। ये फॉर्मूला आप याद रखोगे, म्यू और सिग्मा निकाला आपने, बात खत्म। उसके बाद अलग अलग लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस में टेस्ट करोगे, 5% और 10%। टी की वैल्यू एग्जाम में आपको दी हुई रहेगी। तो लोअर लिमिट और अपर लिमिट निकालेंगे, कुछ नहीं, लोअर लिमिट क्या, म्यू माइनस टी इंटू स्टैंडर्ड डेविएशन, और अपर लिमिट में म्यू प्लस टी इंटू स्टैंडर्ड डेविएशन। तो जो दो लोअर लिमिट अपर लिमिट आएगा, आप चेक करोगे आर क्या उसमें लाई कर रहा है कि नहीं कर रहा है। उसी लिए आर का काम है, आर क्या उसके बीच में लाई कर रहा है। अगर आर उसके बीच में लाई कर रहा है तो डेट मीन्स वीक फॉर्म एफिशिएंसी टेस्ट पास होता है।
तो अगर ये अब आपको अच्छे से समझ में आ गया मेरे ख्याल से, अब ये अगर आपको समझ में आ गया तो हम ऑटो कोरिलेशन टेस्ट का एक क्वेश्चन करेंगे। और मैं आपको बता दूं ये जो क्वेश्चन हम करेंगे अपने पोर्टफोलियो, आई एज्यूम अपने पोर्टफोलियो ऑलरेडी पढ़ रखा है। अगर नहीं पढ़ा हुआ अभी तक, पोर्टफोलियो की क्लास नहीं देखी हुई, तो पहले आप पोर्टफोलियो की क्लास देखोगे। वहां पर आप सीखोगे को रिलेशन कोएफिशिएंट आर हम कैसे निकालते हैं। आर दो स्टॉक का बीच का अगर हम कोएफिशिएंट को रिलेशन कोएफिशिएंट निकालते हैं तो कैसे निकालते हैं, कोवेरिएंस बाय एस डी इंटू एस डी निकालते हैं। स्टॉक या मार्केट किसी का भी को रिलेशन कोएफिशिएंट निकालना है, आप कोवेरिएंस एक्स वाई डिवाइड बाय एस डी ऑफ एक्स इंटू एस डी ऑफ वाई। अगर स्टॉक मार्केट होगा तो कोवेरिएंस एक्स एम डिवाइड बाय एस डी ऑफ एक्स एस डी ऑफ एम, इस प्रकार से आप निकालते हो। तो उसी का रोल यहाँ पर आने वाला है। अगर आप बोलोगे आईसीए ने थोड़ा अलग तरीके से किया बट आंसर सेम आएगा, तो यहाँ पर मैंने चेक करा एक बार, मैंने देखा कि आईसीए का आंसर में तो अलग टाइप का फॉर्मूला लगा हुआ है। और ये फॉर्मूला आप इतना सारा याद करोगे आप तो पागल हो जाओगे, क्योंकि आपको लंबा चौड़ा कैलकुलेशन करने के बाद बी का फॉर्मूला याद करना है, आर स्क्वायर का फॉर्मूला याद करोगे, ए का फॉर्मूला याद करोगे, फिर आप अल्टीमेटली आर की वैल्यू निकालोगे, जो कि मेरे ख्याल से आपके लिए बहुत हेक्टिक हो जाएगा एग्जाम में। तो बेहतर है जो आपने को रिलेशन कोएफिशिएंट निकाला था ना, ये वही ऑटो को रिलेशन की बात कर रहा है, आप को रिलेशन वैसे निकालोगे। तो यहाँ पर कैसे क्या निकालोगे वो सारी चीज मैं आपको समझा दूंगा, टेंशन की बात नहीं। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 स्टार्ट करते हैं। देखिए अब, Mr. X is of the opinion that market has recently shown the weak form of market efficiency. In order to test the validity of his impression, he has collected the following data relating to the movement of the Sensex for the last 20 days. आपको लास्ट 20 डेज का डेटा दिया हुआ है सेंसेक्स का। क्या क्या दिया हुआ है, ओपन किस प्राइस में सेंसेक्स ओपन हुआ था, ऑल टाइम यानी फुल डे का हाई क्या रहा था, फुल डे का लो क्या, लो कितना गया था। हमें हाई लो से मतलब ही नहीं, ध्यान रखना, हमें ओपन से भी मतलब नहीं, हमें सिर्फ ये क्लोजिंग प्राइस से मतलब है। तो इसी से मतलब है, आप ये ध्यान में रखना एग्जाम में जो क्लोज प्राइस रहता है हमें इसी से मतलब रहता है। तो यहाँ पर 20 अलग अलग डेट का हमें क्लोजिंग प्राइस दिया हुआ है। यू आर रिक्वायर्ड टू टेस्ट द वीक फॉर्म ऑफ मार्केट एफिशिएंसी यूजिंग, बता दिया देखो, सीरियल कोरिलेशन टेस्ट बोले या ऑटो कोरिलेशन टेस्ट बोले, बात एक ही बता दिया। टेकिंग टाइम लेग ऑफ 10 डेज। हम यहाँ पर बेसिकली क्या करते हैं पता है, जैसे आपने देखा था हम कोरिलेशन कोएफिशिएंट निकालते हैं पोर्टफोलियो में, वहां पर दो स्टॉक का रहता है। यहाँ पर कोई दो स्टॉक नहीं, यहाँ पर एक ही इंडेक्स है, उसी इंडेक्स का 20 डेज दिया हुआ रहता है। तो इसमें भी हम क्या करते हैं पता है, आर निकालने के लिए तो हमें दो स्टॉक चाहिए होता है, कोवेरियंस एक्स वाई एस डी ऑफ एक्स एस डी ऑफ वाई। वैसे यहाँ पर हम इसको दो भाग में बांट देंगे, दो टुकड़ों में तोड़ देंगे। हम यहाँ पर क्या करेंगे, एक में एक का पीरियड पहला 10 डेज ले लेंगे, पहला 10 डेज का डेटा ले लेंगे, और एक में नेक्स्ट 10 डेज का डेटा ले लेंगे। अगर मान लीजिए ये तो इवन नंबर है तो आधा आधा बंटवारा हो गया। अगर मान लीजिए आपका 20 की जगह 21 डेज होता तो पहले वाला डेज को मतलब पुराना है सबसे, आप बाकी 10 10 लास्ट 10 10 डेज का करके आप भाग कर लो, पार्ट कर लो आप वैसे। तो वैसे करके आप करोगे। तो मैं यहाँ पर क्या करूंगा, मैंने क्या किया, एक्सेल सीट में फटाफट बना के देखा कि हमारा जो वो आर इक्वल जो को रिलेशन कोएफिशिएंट का फॉर्मूला वो बैठता है कि नहीं बैठता। तो वो मैंने एक्सेल शीट में बनाया, तो उससे मेहनत कम हुई, वर्किंग वगैरह करना नहीं पड़ा, सीधा एक्सेल शीट में फॉर्मूला लगा दिया मैंने। तो अब यहाँ पर आप देखिए, मैं आपको वो आंसर पे ले जाता हूँ, उसका फिर मैंने यहाँ पर डाल दिया, ये देखिए। तो यहाँ पर हम बेसिकली क्या करेंगे, आप देखिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब देखो पहला 10 दिन का मैंने सेंसेक्स का वैल्यू यहाँ पर लिख दिया है, जो क्लोजिंग प्राइस दिया हुआ है। और इधर अगर आप देखोगे इसके बाद इधर भी पहला 10 दिन का, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 है। तो हमने क्या किया, पहला 10 दिन का सेंसेक्स वैल्यू इधर लिखा, दूसरा 10 दिन का सेंसेक्स का वैल्यू इधर लिखा। अब हमें क्या करना है, स्टेप बाय स्टेप मैं आपको बता रहा हूँ। इसमें अब ये देखिए कि प्राइस में कितना चेंज हुआ। तो यहाँ पर अल्टीमेटली आप देखिए, पहले प्राइस ये था आपका, नेक्स्ट प्राइस आपका 33,434.83 हुआ। तो प्राइस में चेंज, पॉजिटिव चेंज भी हो सकता है, नेगेटिव चेंज भी हो सकता है। तो इंडेक्स की वैल्यू यहाँ पर गिरी है, बढ़ी नहीं, गिरी है। तो मैंने देखो कितना गिरा है, 19.16, वो मैंने माइनस लिखा, माइनस गिरा है तो माइनस लिखा मैंने। फिर नेक्स्ट आप देखो, यहाँ से नेक्स्ट कितना चेंज हुआ, -2.9। नेक्स्ट कितना चेंज हुआ, 33,431.93 -33,383.41। दिख ही रहा है यहाँ पर, फिर से गिरा है तो माइनस हुआ, फिर और गिरा है तो माइनस हुआ, कितना नेक्स्ट डे वापस गिरा है, माइनस आया। फिर देखो यहाँ से बढ़ा है, 33,330 से 33,335 हो गया, यानी अराउंड 4 रुपीज़ के आसपास बढ़ा है। तो 4 रुपीज़ पॉजिटिव में आ गया। फिर वापस गिरा तो माइनस, वापस गिरा तो माइनस, आपका ये दिख रहा है। तो यहाँ पर तो मैक्सिमम हर जगह पे गिरा ही है। और इधर अगर हम देखें नेक्स्ट ये वाला,
तो इससे भी हमने ये चेंज निकाल लिया। तो यहाँ पर बेसिकली इसको हम एक्स नहीं मानेंगे और इसको हम वाई नहीं मानेंगे। इसमें जो चेंजेस आए ना, उस चेंजेस को हमें कंसिडर करना है, क्योंकि हम निकालना ये चाहते हैं कि फ्लक्चुएशन किस प्रकार का है। तो ये जो चेंजेस है इसको मैंने एक्स लिया है और ये जो चेंजेस है इसको मैंने वाई लिया है। तो आई थिंक अब ये चीज़ तो कर ही लोगे। आप ये देखोगे पिछले डे के मुकाबले आज का क्लोजिंग में क्या चेंज है, वही चेंज आपका एक्स और वाई होगा। अब ऑब्वियस सी बात है, ये जो आपके नंबर्स यहाँ पर है, सेंसेक्स की वैल्यू टोटल 10 है पर चेंजेस आपके 9 निकल के आएंगे। ऑब्वियस सी बात है, क्योंकि पहले वाले में तो चेंजेस निकल के नहीं आएगा। तो अगर टोटल 10 वैल्यूज यहाँ पर है तो यहाँ पर टोटल 9 वैल्यू ही आएगा, क्योंकि चेंज निकाल रहे तो पहले वाला तो कुछ आएगा ही नहीं आपका, इधर भी 9 वैल्यू आएगा आपका। तो अब अगर ये जो चेंजेस है इसका हम एवरेज निकाल सकते हैं, जिसे हम एक्स बार कहते हैं। बहुत सारे एक्स है उससे हम एवरेज एक्स ले सकते हैं ना। तो इसको मैंने क्या किया, सभी को प्लस करके समीशन करके डिवाइड बाय 9 कर दिया, क्योंकि टोटल 9 वैल्यूज है। तो ये टोटल डिवाइड बाय 9 किया तो मेरा कितना वैल्यू आया पता है, ये देखो, ये मेरा कैसे आया पता है, समेसन एक्स डिवाइड बाय एन किया मैंने, यानी डिवाइड बाय 9 लिख देता हूँ मैंने। तो मैंने ये वैल्यू 194.96 निकाल लिया। ये क्या आपका एक्स बार है आपका, ठीक है, ये हमने निकाल लिया। ये वाला आएगा आपका वैल्यू, ये नीचे वाला, ये तो समीशन हो गया, नीचे वाला हो गया, यानी ये वाला जो वैल्यू है ये हमारा एक्स बार होगा। अब जैसे कि हमारे पास अलग अलग एक्स की वैल्यू है, हमने इसको एवरेज करके एक्स बार भी निकाल लिया, ये रहा टोटल डिवाइड बाय 9 किया, ठीक है, एक्स बार आ गया। अब हम इससे रिस्क निकाल सकते हैं, एस डी एक्स माइनस एक्स बार। तो मैंने वही किया, -19.16 माइनस ये माइनस माइनस 21.662। तो जो भी मैंने एक्स माइनस एक्स बार किया तो मेरा ये वैल्यू आ गया अलग अलग। एक्स माइनस एक्स बार किया तो मेरा ये वैल्यू आ गया। आई थिंक ये वैल्यू जो है सही है। यस, माइनस माइनस बिकम्स प्लस हो जाएगा, देखिए -19.16 फिर माइनस माइनस 21.6, यानी माइनस प्लस हो जाएगा, इसलिए प्लस का साइन में आप, ये तो मैंने कैलकुलेटर में ऐसे भी डाला है तो वो तो सही आएगा, कैलकुलेटर सॉरी एक्सेल में डाला है तो ऐसे भी आएगा। तो इससे मेरा सारा एक्स माइनस एक्स बार आ गया। अब ये जो सारा एक्स माइनस एक्स बार आया, हम इसको क्या करते हैं, एक्स स्क्वायर कर देते है ना, नेगेटिव पॉजिटिव को हटाने के लिए मैंने एक्स माइनस एक्स बार होल स्क्वायर कर दिया। अब इससे मेरा एवरेज वेरिएंस आ जाएगा, टोटल डिवाइड बाय 9 करूंगा तो एवरेज वेरिएंस आ जाएगा, फिर उसको रूट कर दूंगा तो मेरा एस डी आ जाएगा। तो मेरा एस डी ये है, ये सब आपको आता है, ठीक है, ये मेरा एस डी आ गया। तो अब देखिए मेरा एक्स बार भी आ गया, मेरा एस डी भी आ गया यहाँ पर। सेम वैसे यहाँ पर ये जो नेक्स्ट है 10 डेज का डेटा है, उससे मैंने चेंजेस निकाला वाई, और फिर ये वाला मैंने टोटल डिवाइड बाय 9 करके वाई बार निकाला। फिर वाई बार वाई माइनस वाई बार किया तो ये सारे वैल्यू का स्क्वायर किया, फिर एवरेज वेरिएंस निकाल दिया, एवरेज वेरिएंस को रूट करके एस डी निकाल लिया। तो ये एस डी ऑफ वाई हो गया, ये एस डी ऑफ एक्स था, एस डी ऑफ वाई आ गया मेरा, ठीक है, क्या आ गया। तो मुझे क्या चाहिए, मैं अगर कोरिलेशन कोफिशिएंट निकालूं तो मुझे पता है आर इक्वल क्या होता है पता है, कोवेरिएंस एक्स वाई डिवाइड बाई एस डी ऑफ एक्स इंटू एस डी ऑफ वाई। अगर मैं बोलूँ एस डी ऑफ एक्स मेरे पास रेडी है 17.079 और वाई भी एस डी ऑफ वाई भी रेडी है 26.312। मुझे कोवेरिएंस निकालना, वो अभी तक रेडी नहीं है। तो कोवेरिएंस कैसे निकलता, पोर्टफोलियो में पड़ा है एक्स माइनस एक्स बार वाई माइनस वाई बार। तो उस प्रकार हमने क्या किया, ये जो 2.50 22 है इंटू वाई माइनस वाई बार कर दिया, मेरा ये कोवेरिएंस, ये इंडिविजुअल कोवेरिएंस है। इसी को टोटल डिवाइड बाय 9 करूंगा मैं, समीशन एक्स माइनस एक्स बार वाई माइनस वाई बार डिवाइड बाई 9 कर दूंगा, टोटल 9 वैल्यू से। तो एवरेज कोवेरिएंस आ गया मेरा, ये रहा, है ना। तो इससे मेरा आ गया 182.1601, और अल्टीमेटली फाइनली आप इसका आंसर अगर आप देखोगे कितना आ रहा है, 182, नीचे वाला 17.079 इंटू 26.312, ये आ रहा है 182.1601 डिवाइडेड 449.382, ये आ रहा है 0.40। तो आई थिंक अब ऑटो कोरिलेशन टेस्ट में आपको ये तो पता चल गया कि आर की वैल्यू क्या आ गई, आर की वैल्यू आ रही है पॉजिटिव 0.405। यहाँ तक आपको क्लियर है। तो अभी तक हमने ऑटो कोरिलेशन टेस्ट में आर की वैल्यू हम निकाल के बैठ गए। अब हम वीक फॉर्म ऑफ एफिशिएंसी को टेस्ट करेंगे। तो जैसे कि अब यहाँ पर देखिए आर इक्वल 0.405 है, और ध्यान रहे ये नियरेस्ट टू जीरो नहीं है, नॉट नियरेस्ट टू जीरो,
ये आप लिख दीजिए एक बार यहाँ पर, नॉट नियरेस्ट टू जीरो। तो मेरी बात सुन लीजिए, अगर मान लीजिए इफ आर इक्वल जीरो और नियरेस्ट टू जीरो, जैसे 0.05, 0.10, 0.15 या मैक्सिमम 0.20, तब तक हम बोलेंगे नियरेस्ट टू जीरो है। और यहाँ पर हम बोलेंगे कि हाई कोरिलेशन है, हम ये बोलेंगे और बोलेंगे मार्केट सोर्स वीक फॉर्म ऑफ एफिशिएंसी। है ना? बट इन अबोव क्वेश्चन आर इक्वल 0.405, that is not nearest to जीरो, है ना? therefore there is moderate correlation and hence it can be concluded that market does not show weak form of, that is टेस्ट फेल हो गया, वीक फॉर्म ऑफ एफिशिएंसी मार्केट शो नहीं कर रहा है। वही चीज़ आप देख सकते हो यहाँ पर भी लिखा हुआ है, मॉडरेट डिग्री ऑफ कोरिलेशन है बिटवीन द रिटर्न्स, दो पीरियड का जो हमने लिया, और कंक्लूड किया जाएगा कि मार्केट डस नॉट शो द वीक फॉर्म ऑफ एफिशिएंसी। बस आप ये ध्यान में रखोगे तो आई थिंक आपको अब ये एफिशिएंट जो हमने एफिशिएंट मार्केट हाइपोथेसिस में ऑटो कोरिलेशन टेस्ट हमने करा था, ये भी आपको एकदम अच्छे से क्लियर हो गया। आपको इसमें कुछ नहीं करना, सिंपलेस्ट एकदम। आपको पहले आर की वैल्यू निकालनी है, अगर वो जीरो के नियरेस्ट में रहा तो बोलेंगे मार्केट सो वीक फॉर्म ऑफ एफिशिएंसी, अदरवाइज मार्केट डज नॉट सो वीक फॉर्म ऑफ एफिशिएंसी। तो यहाँ पर हम मानेंगे कि मार्केट वीक फॉर्म ऑफ एफिशिएंसी को शो नहीं कर रहा है। ठीक है, अब नेक्स्ट हम अपने उस पे आ जाते हैं। अच्छा, तो नेक्स्ट मुझे आपको अब चैलेंजेस भी कुछ कुछ बताने हैं, उसके बाद मैं नेक्स्ट टॉपिक में आता हूँ। इसी एफिशिएंट मार्केट थ्योरी में कुछ चैलेंजेस हैं जो मुझे बताने हैं। यानी देखिए, एफिशिएंट मार्केट थ्योरी ने तो ये बोल दिया कि देखो यहाँ पर हमारा ऑलरेडी प्राइस जो है सारी इन्फॉर्मेशन को कंसिडर करते हुए प्राइसिंग होती है, तो प्राइसिंग प्रॉपर है, फेयर वैल्यू है, वगैरह वगैरह, ऐसा उन्होंने थ्योरी बनाया जो कि गलत भी नहीं है। बट उसमें कुछ कुछ चैलेंजेस भी है। अब जो वो इन्फॉर्मेशन की बात करें ना, वो इन्फॉर्मेशन इनएडिक्वेट रहती ही नहीं है। मान लीजिए सारी प्राइस सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन को इंक्लूड कर लिया गया प्राइसिंग में, पर कितनी बार इन्फॉर्मेशन मिस इन्फॉर्मेशन भी होती है, इन्फॉर्मेशन प्रॉपर नहीं होती, रूमर्स वगैरह भी होती है, तो इन्फॉर्मेशन में इनएडिक्वेसी रहती है। मैं बस आपको समझा देता हूँ। और हमारा दिमाग, जो ह्यूमन का दिमाग रहता है, वो छोटा सा दिमाग रहता है, इतने सारे इन्फॉर्मेशन रेगुलर बेसिस में आते रहते हैं, हमारा दिमाग सारी इन्फॉर्मेशन को प्रोसेस ही नहीं कर पाता, इसलिए हमारे दिमाग में लिमिटेड इन्फॉर्मेशन प्रोसेसिंग कैपेबिलिटी रहती है। फिर इरेशनल बिहेवियर भी होता है, क्योंकि कई बार आप देखोगे बहुत सारे इन्वेस्टर वो उसके मतलब फंडामेंटल टेक्निकल वगैरह देखते ही नहीं है, है ना? वो कोई उसका दोस्त यार बोलता है खरीद लो, खरीद लेते हैं। या कोई बहुत बड़ा जो इंसान है, मान लो बहुत बड़ा फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर है ना, वो बोल देता है कि ये बहुत अच्छा शेयर है ना, तो ये खरीद लो, तो लोग खरीद लेते हैं। लोग किसी के बहकाव में आके, इन्फ्लुएंस में आके खरीद लेते हैं। तो कई बार हमें इरेशनल बिहेवियर भी देखने को मिलता है कि वो शेयर गिरना चाहिए, पर लोग अननेसेसरीली बहकावे में आके खरीद रहे। और चौथा, मोनोपोलिस्टिक इन्फ्लुएंस, जैसे कि ये खासकर जो बड़ी बड़ी इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर होते हैं ना, वो क्या करते हैं, उनके पास बहुत पैसा रहता है, तो बहुत सारे शेयर्स वो इकट्ठा एक ही बार में खरीद के अपनी मोनोपोली चलाते और शेयर की मार्केट को हिला डालते। तो वही चीज यहाँ पर लिखा हुआ भी देखिए, A market is regarded as highly competitive. No single buyer or seller is supposed to have undue influence over prices. एक सिंगल बायर सेलर कभी भी इन्फ्लुएंस नहीं कर सकता, बट इन प्रैक्टिस पावरफुल इंस्टीट्यूशन एंड बिग ऑपरेटर्स wield great influence over the market. The monopolistic power enjoyed by them diminishes the competitiveness of the market. तो वो इतना सारा उनके पास पैसा रहता है ना, वो मतलब एक होता है ना, मार्केट को हिला डालते हैं वो।
तो ये सारी प्रॉब्लम्स हैं यहाँ पर, ये बस पॉइंट मैंने आपको जस्ट समझा दिया, आप इसको याद कर लीजिएगा, क्या पता चैलेंजेस है तो आप लिख पाओ, है ना। ये चारों पॉइंट आप याद कर लीजिएगा। अब हम आगे प्रोसीड करते हैं। अब मैं आपको चार्टिंग टेक्निक समझाऊंगा। मैंने आपको एफिशिएंट मार्केट हाइपोथेसिस समझा दिया है। इसके बाद अब मैं पहले आपको चार्टिंग टेक्निक समझाऊंगा, कुछ कुछ पॉइंट है, सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस लेवल समझाऊंगा। फिर मैं आपको मूविंग एवरेज भी, यानी अरिथमेटिक मूविंग एवरेज और एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, वो भी मुझे आपको पढ़ाना है। चलिए, तो पहले मैं आपको चार्टिंग टेक्निक समझाता हूँ। तो देखिए, चार्टिंग टेक्निक्स में बहुत तरह के अलग अलग टाइप के चार्ट्स होते हैं। आप देख भी सकते हो, लाइन चार्ट होता है, बार चार्ट होता है, सब मैं आपको समझाऊंगा। जापानीज कैंडल स्टिक चार्ट होता है, ये भी मैं आपको समझाऊंगा। पॉइंट एंड फिगर चार्ट होता है, ये इतना कोई काम का नहीं है। तो यहाँ पर आप देखिए, एक एक करके हम डिस्कस करते हैं। लाइन चार्ट में हम पता है क्या करते हैं, जैसे मान लीजिए चार्ट है, मान लीजिए शेयर का प्राइस आज इतना है, कल इतना हो गया, कल ऊपर चला गया, परसों नीचे चला गया, यहाँ आ गया, फिर नेक्स्ट डे यहाँ आ गया, फिर नेक्स्ट डे यहाँ आ गया, फिर यहाँ आ गया, फिर यहाँ आ गया, फिर यहाँ आ गया, ऐसे करके प्राइस ऊपर नीचे होते रहता है। तो इसी को हम लोग क्या करते थे, ज्वाइन कर देते हैं, हम लाइन चार्ट बोलते हैं। ये आपका क्या बन गया, लाइन चार्ट बन गया। या फिर किसी पर्टिकुलर डे में भी प्राइस कैसे गया, है ना। तो देखिए, कभी हाई भी गया, लो भी गया, है ना, लेकिन क्लोज इसमें हुआ। तो ओपनिंग प्राइस इसकी कौन सी मानी जाएगी, पता है, ये वाली इसकी ओपनिंग प्राइस मानी जाएगी। ये वाला ओपनिंग प्राइस हो गया। और इधर अगर मैं बोलूं, इसकी क्लोजिंग प्राइस ये मानी जाएगी। और फुल डे का लो कौन सा माना जाएगा, ये लो माना जाएगा। ये एकदम नीचे जो गया लो, और ये एकदम ऊपर जो गया ये हाई माना जाएगा। तो इस प्रकार से लाइन चार्ट मैंने आपको समझा दिया। अब बार चार्ट में हम क्या करते हैं, बार चार्ट बनाते हैं, मैं एक एक करके समझाऊंगा, या फिर चलो एक दो में आपको बना के समझा देता हूँ बार चार्ट कैसा रहता है। देखिए, जैसे यहाँ पर बार चार्ट कैसे बनते हैं, मान लीजिए एक पार्टिकुलर डे में, एक पार्टिकुलर डेट में जब खुला था सुबह 9:15 बजे, तब आपका मान लीजिए 58 रुपीज़ ओपनिंग प्राइस था। अब पूरे दिन भर में ये हाई भी गया 72 तक, लो भी गया 52 तक, लेकिन क्लोज हुआ 68 में। तो अब बताइए, बढ़ा कि घटा, ये बढ़ा। ओपनिंग छोटा, पहले अब ये देख लो, ओपनिंग छोटा है, क्लोजिंग बड़ा है, मतलब ये बड़ा है। तो हम इसको कैसे बनाएंगे पता है, हम पहले एक लाइन ये ड्रॉ करेंगे। तो देखिए, ओपनिंग लेफ्ट साइड में होता है, क्लोजिंग राइट साइड में होगा। ओपनिंग लेफ्ट, क्लोजिंग राइट साइड में। क्लोजिंग को मैंने देखिए ऊपर रखा है, ओपनिंग को नीचे रखा, क्योंकि दिन भर में बढ़ा है। तो ये आपका ओपनिंग हो गया कितना, 58। और क्लोजिंग कितना हुआ, 68 हुआ। क्योंकि देखिए, बढ़ा हुआ तो ऊपर ही रहेगा। तो ओपनिंग 58, क्लोजिंग 68 हुआ। फुल डे हाई कितना गया, 72। तो यहाँ पर हम 72 बोलेंगे जो हाई गया है। और लो कितना गया, 52 गया, यहाँ पर हम 52 बोलेंगे। ये हो गया बार चार्ट। मैं एक और दिखा रहा हूँ दूसरा, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर देखिए ओपनिंग ज़्यादा है, क्लोजिंग कम है, दिन भर में प्राइस गिरा है। तो पता है यहाँ पर हम क्या कहेंगे, यहाँ पर अगर मैं मान लीजिए यहाँ पर इसको मैं ओपनिंग मानूँ, है ना, बट आगे जाके तो प्राइस कम हुआ है, तो क्लोजिंग इसके नीचे होगा। ओपनिंग लेफ्ट होगा, क्लोजिंग राइट में होगा। बट ओपनिंग से नीचे प्राइस गिरा है, तो क्लोजिंग नीचे होगा। तो इसको हम इस प्रकार लिख सकते हैं। हम क्या करेंगे, ओपनिंग, चलो मैं इधर लिख देता हूँ ऐसे, ये मेरा ओपनिंग हो गया। ये मेरा ओपनिंग है कितना, 71, ठीक है। और क्लोजिंग मेरा कितना है, 64.3, मैंने यहाँ पर लिख दिया क्लोजिंग 64.3 हो गया। अब फुल डे हाई कितना गया, 73 हाई गया, ये 73 ऊपर हो गया। और लो कितना गया, 58 गया, ये हो गया। बाकी आप कर पाओगे। मैं एक और ये 6 जनवरी वाला दिखाता हूँ आपको मैं, ये देखिए, ये वाला मैं आपको दिखाता हूँ, लास्ट वाला। बाकी आप कर पाओगे। 74.5 ओपनिंग था, क्लोजिंग भी 74.5 भी था। तो देखिए, ओपनिंग अगर यहाँ पर ये 74.5 है, तो क्लोजिंग भी ठीक इसके साथ में ही होगा, 74.5 सेम ही तो होगा, क्योंकि सेम लेवल पे। हाँ, आपका हाई कितना गया है, 76, लो कितना गया, 55 गया। तो इस प्रकार से हम ऐसे करके सबका बनाएंगे। और आईसीए ने ये चार्ट बनाया, इन्होंने क्या किया, ग्राफ बनाया और पूरा नंबर सारे प्लॉट किए। जो आपके यहाँ पर सबसे बड़ा नंबर, इसमें देख लो, इसमें सबसे बड़ा नंबर जो है, उस हिसाब से इन्होंने एक 80, इस 80 मतलब 74.5, ये बड़ा नंबर 75.5, तो 80 तक ले लिया, 0 से 80 लेके
इस तरीके से इन्होंने ये ग्राफ बनाया, ये वही बना, देखो बार चार्ट जो बना रहे हैं ना, ये अलग अलग जगह में वैसे करके यहाँ पर डेटा डाल दिया कि इसकी नीड नहीं है, आप चाहो तो देख सकते हो। बाकी मैंने बार चार्ट का मीनिंग आपको मैंने अच्छे से समझा दिया है ना, बार चार्ट अच्छे से समझ गया। अब जैपनीज कैंडल स्टिक भी इसी प्रकार का होता है, बस ये थोड़ा कैंडल स्टिक फॉर्म में होता है। जैसे यहाँ पर आप देखिए, अगर मैं इसी को कैंडल स्टिक में प्रेजेंट करना चाहूँ, जैसे 58 है, 72, 52, 68, देखा जाए तो ये हाई से हमें मतलब ही नहीं, लो से मतलब ही नहीं, हमें मतलब है ओपनिंग 58, क्लोजिंग 68। तो ये ओपनिंग से लेके क्लोजिंग तक बॉडी होती है जापानीज कैंडल स्टिक में। तो ये जो बॉडी आपको नजर आ रही है ना, ग्रीन होती है, रेड होती है। ग्रीन मतलब दिन भर में बढ़ा है, तो ये ओपन है, ये आपका ओपन हो गया 58 अगर हम बोल सकते हैं, ठीक है। ओपन कितने में हुआ? 58 में हुआ। क्लोज कितने हुआ? 68 में क्लोज हुआ। तो इसको मैं, ये वाले को मैं क्लोज मानूंगा 68 में। तो ये बॉडी जो है ये ओपनिंग से लेके क्लोजिंग तक की रहेगी। और ऑल टाइम हाई जो है उसमें बॉडी नहीं आएगा, उसमें सिर्फ शैडो आएगा, है ना। ऑल टाइम या फुल डे का लो में भी शैडो आएगा। तो ये हाई कितना गया पूरा फुल डे में? 72 और 52 गया। ये 72 हो जाएगा, 52 हो जाएगा, मतलब बॉडी उतना ही माना जाएगा ओपनिंग से लेके क्लोजिंग तक। अब ये तो बुलिश कैंडल हो गया, क्योंकि ये दिन भर में बढ़ने को बुलिश कहा जाता है, गिरने को बियरिश कहा जाता है, तो ये बुलिश कैंडल हो गया। वही अगर मैं बियरिश कैंडल की बात करूं, तो बियरिश कैंडल के लिए हम क्या लेंगे? दिन भर में जो गिरा 71 था, 64.3 हो गया, तो ये रेड होगा। तो इस बार ओपनिंग ये होगा 71, ओपनिंग देखो ओपन लिखा हुआ भी है, और क्लोजिंग आपका इधर होगा, ये वाला क्लोजिंग होगा आपका, ये 64 पॉइंट समथिंग जो है, तो ये आपका क्लोजिंग हो जाएगा। और ये शैडो हो गया ऊपर का हाई। हाई कितना है? 73, लो 58 है। हाई 73, लो 58 हो गया, तो ये रेड में कर दिया। तो अगर कोई भी ये जापानीज ये ज़्यादा चलन में है, ठीक है, आप जब देखोगे टेक्निकल एनालिसिस करोगे, कोई भी चार्ट देखोगे, यही दिखेगा आपको। तो ग्रीन से पता चल जाएगा कि ये दिन भर में बढ़ा है, ये 15 मिनट जो भी दिन भर में बढ़ा है, ग्रीन से पता चल जाएगा। रेड से पता चल जाएगा गिरा है। ग्रीन का ओपनिंग नीचे होगा, क्लोजिंग ऊपर होगा। रेड का ओपनिंग ऊपर होगा, क्लोजिंग नीचे होगा। डेट इज कॉल्ड जापानीज कैंडलस्टिक चार्ट। तो ये मैंने आपको समझा दिया। आप एग्जाम में चाहो तो अगर चार्टिंग टेक्निक्स पूछे तो लाइन चार्ट समझ के बना के आ जाना, बार चार्ट ऐसे एक दो बना के आ जाना, खासकर एक दो बना के आ जाना, ठीक है। और जापानीज कैंडलस्टिक चार्ट भी आपको सीख लिया, अब ये बना के आ जाना। पॉइंट एंड फिगर चार्ट ये कोई काम कर, इसमें सर्कल और कटा बनाते ही, इसको जरूरत नहीं है, आप इसको जस्ट छोड़ भी सकते हो, बस ये नाम याद रख लो खाली आप, ताकि एमसीक्यू में काम आ जाएगा आपका। मान लीजिए 4 नाम होगा ना, तो उसमें काम आ जाएगा, अदरवाइज इसका अंदर का मसाला का कोई जरूरत नहीं है। अब हम आगे बात करेंगे सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल। इसकी क्या चीज़ होता है? दो चीज़ होता है, एक सपोर्ट और रेसिस्टेंस। जब आप स्टॉक मार्केट का नॉलेज लोगे तब आपको पता चलेगा। जैसे आप यहाँ पर देखिए, ये कोई पार्टिकुलर शेयर का प्राइस है, हमने देखा पार्टिकुलर शेयर का प्राइस बढ़ा 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 बढ़ा, फिर गिर रहा है, फिर बढ़ा, फिर गिर रहा है, फिर बढ़ रहा है, फिर गिर रहा है, फिर बढ़ रहा है, फिर गिर रहा है, फिर बढ़ रहा है। ऐसे करके आप ये देखो कि एक पार्टिकुलर पॉइंट जो 158 नहीं, ये देखो ये आपका कुछ प्राइस लिखा हुआ है ना, 158920, एक पार्टिकुलर पॉइंट में एक सपोर्ट मिल रहा है, मतलब ये एक्सट्रीम लो है, इससे नीचे नहीं जाएगा प्राइस। तो हमें एक सपोर्ट मिला, यहाँ पर हमने एक लाइन बनाया कि ये सपोर्ट लेवल है, इससे नीचे प्राइस नहीं गिरेगा। तो आगे जाके भी अगर शेयर, मान लो शेयर किसी पार्टिकुलर पॉइंट में वो अगर गिरेगा भी ना, तो वो यहाँ पर सपोर्ट आ जाएगा, क्योंकि बहुत सारे फंडामेंटल फैक्टर्स भी होते हैं जो एक पार्टिकुलर पॉइंट से नीचे शेयर को जाने देते ही नहीं। जैसे मान लीजिए आज मेरे पास भी, मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए मेरे पास एक मोबाइल फोन है, तो मोबाइल फोन मैंने बोला कि मैं बिडिंग करूंगा, मैं हाईएस्ट रुपये में सेल करना चाहूंगा, बट मैंने अपना मन बना लिया कि 20,000 से नीचे तो मोबाइल फोन को कोई हालत में भी नहीं बेचूंगा। तो मतलब 20,000 एक सपोर्ट लेवल हो गया। वैसे यहाँ पर हमें किसी भी पार्टिकुलर शेयर्स का हम एक ये देख सकते हैं, पुराना 6 महीना 3 महीने का, ये साल भर का हम देख सकते हैं कि पिछले पीरियड में कौन सा एक पार्टिकुलर पॉइंट है जिसके नीचे शेयर का प्राइस गया ही नहीं, है ना, जहां पर आके ये वापस से रिवर्स कर रहा है, तो उसको हम सपोर्ट बोलते हैं। और एक रेसिस्टेंस भी होता है, क्योंकि कई बार जो बड़े बड़े इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर होते हैं ना, वो बहुत बड़ी बड़ी गेम खेलते हैं, है ना। तो वहां पर एक रेसिस्टेंस लेवल भी क्रिएट होता है, जहां पर एक शेयर का प्राइस जब वो बढ़ रहा होता है ना, तो एक ऐसा लेवल है जिसको वो ऊपर लेके जा ही नहीं पाता, वो वहां पर से पिट के वापस नीचे गिर जाता है। तो देखिए एक ये पॉइंट है, यहाँ पर ये बढ़ रहा था बढ़ रहा था बढ़ रहा, पर यहाँ पर आके रुक गया, ये ऊपर जा ही नहीं पाया, ये पिट गया, फिर नीचे आया ये, फिर सपोर्ट मिला इसको, फिर वापस ये बढ़ा 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 बढ़ा, पर एक पॉइंट में आके फिर से रुक गया, फिर वापस से गिर गया ये, फिर वापस बढ़ा, फिर वापस गिर के इसको सपोर्ट यहाँ पर फिर से मिल गया, फिर ये बढ़ा बढ़ा, और बाद में लास्ट में इसने रेसिस्टेंस को तोड़ा। तो उसको रेसिस्टेंस को तोड़ने से पहले कई बार इसको मेहनत मशक्कत करनी पड़ी, तो इसको हम रेसिस्टेंस लेवल बोलते हैं।
अब एक पॉइंट के बाद ऐसा नहीं हमेशा ये सपोर्ट लेवल रहेगा, आगे जाके क्या पता इस जगह में, क्योंकि टाइम जब बीतेगा कंपनी और ग्रो करेगी, आगे जाके क्या पता ये सपोर्ट लेवल बन जाएगा। तो देखिए रेसिस्टेंस जो था पहले, अब वो सपोर्ट बन गया, क्योंकि अब यहाँ से नीचे नहीं जा रहा है, अब ये बढ़ रहा है, अब गिरेगा भी तो यहाँ तक ही गिरेगा, फिर वापस से बढ़ जाएगा। तो जहां तक ये एक पार्टिकुलर पॉइंट है जहां पर ये रुक जाता है उसको सपोर्ट बोलते हैं, और एक जहां से ये ऊपर नहीं बढ़ पाता उसको हम रेसिस्टेंस लेवल बोलते हैं। तो आई थिंक मैंने इस चार्ट से आपको समझा दिया। अब आप ये इनका मसाला पढ़ना चाहो तो पढ़ सकते हो, अदरवाइज आप समझ गए, आप हैंडल कर पाओगे अब एग्जाम में। तो अब आई थिंक ये चीज भी आपको, सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस भी आपको क्लियर हो चुका है। अब हम बात करेंगे डिसीजन यूजिंग डेटा एनालिसिस। तो यहाँ पर हम डिसीजन लेते हैं डेटा एनालिसिस के थ्रू, जहाँ पर मूविंग एवरेज की बात करते हैं। और मूविंग एवरेज दो प्रकार का होता है, एक होता है अरिथमेटिक मूविंग एवरेज और एक होता है एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। हम पहले अरिथमेटिक मूविंग एवरेज की बात करते हैं। अरिथमेटिक मूविंग एवरेज को सिंपल मूविंग एवरेज भी कहा जाता है। जैसे मान लीजिए फॉर एग्जांपल सेंसेक्स पिछले 10 दिनों में, सेंसेक्स का प्राइस मान लीजिए 250 था, 350 था, 450 था, ठीक है, 150 था, 390 था, 280 था, 1 2 3 6 लिया, 260 था, 240 था, चलो 8 लिया, चलो और 2 ले लेते हैं, 320 था, 170 था। तो अरिथमेटिक मूविंग एवरेज क्या कहेगा पता है, इसका मतलब ये कि आप टोटल डिवाइड बाय नंबर ऑफ जितना सेंसेक्स है वो ले लो आप, वही सिंपल आप एक, मतलब हमने ये देख रहे पिछले 10 दिनों में ये इंडेक्स की वैल्यू रही है, तो मैं एक एवरेज वैल्यू निकालना चाहते हैं, हम टोटल डिवाइड बाय नंबर कर देंगे, बस बात खत्म। तो हम अरिथमेटिक मूविंग एवरेज कैसे निकालेंगे, सिंपल मूविंग एवरेज है, हम 250 प्लस 350 प्लस 450 प्लस 150 प्लस 390 प्लस 280 प्लस 260 प्लस 240 प्लस 320 प्लस 170 डिवाइड बाई 10 कर देंगे, दैट इज कॉल्ड अरिथमेटिक मूविंग एवरेज। ठीक है, तो इसे हम अरिथमेटिक मूविंग एवरेज कहते हैं। और अरिथमेटिक मूविंग एवरेज मतलब हम क्या करते हैं, हम ये जानना चाहते हैं पिछले 20 दिनों में कि पिछले 20 दिनों का क्या एवरेज है, या फिर मान लीजिए पिछले 10 दिनों का क्या एवरेज है, पिछले 60 डेज का क्या एवरेज है, या फिर पिछले 200 डेज का क्या एवरेज है, या फिर हम वीकली प्राइस पहले निकालते फिर 30 वीक का एवरेज हम निकालते। तो अलग अलग प्रकार का एवरेज हम निकालते हैं ताकि हम डिसीजन ले सकें कि ऑन एन एवरेज क्या प्राइस रहा है और आगे क्या रहेगा। तो ये मूविंग एवरेज में मैंने अरिथमेटिक मूविंग एवरेज मैंने बता दिया। अब एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज मैं आपको बताता हूँ। अब देखिए एक और मूविंग एवरेज है जहां पर हम क्या करते हैं, हम एक टेक्निक है जहां पर आप देखिए ये एग्जांपल आईसी ने दिया हुआ है, जैसे मान लीजिए पिछले 10 दिनों का ट्रेडिंग डे का क्लोजिंग प्राइस दिया हुआ है। तो यहाँ पर आप क्या करोगे, रिसेंट 5 जो क्लोजिंग प्राइस है उसका पहले टोटल कर लो। तो यहाँ पर अगर मैं मान लो मुझे 5 दिनों का चाहिए, 1 2 3 4 5, तो ये पांचवा यहाँ पर है। तो मैंने क्या किया, ये 5 दिनों का टोटल किया। अब ये 5 दिनों का टोटल एक बार आप कीजिए, आपका 127 आएगा। फिर आप नेक्स्ट 5 दिनों का टोटल करोगे, अगर इस डेट में आओगे तो आप, तो ये 128 आएगा, है ना, ये आया हमारा। फिर आप नेक्स्ट 5 दिनों का करोगे तो 128.5 आएगा। नेक्स्ट 5 दिनों का करने के लिए अब ये कौन सा लिया गया पता है, ये लिया हुआ प्रीवियस 5, यानी 25.5, 24, थर्ड फोर्थ फिफ्थ 26, 26 प्लस 26.5 ये लिया गया। तो ऐसे यहाँ पर आप देख सकते हो सम ऑफ 5 मोस्ट रिसेंट क्लोजिंग प्राइस लिया गया। क्या पता है इसका कोई क्वेश्चन फ्रेम करके दे दे। तो एवरेज अलग अलग तरीके से आप एवरेज कर सकते हो, टोटल डिवाइड बाय 10 भी कर सकते हो, या फिर आपने पिछले 5 दिनों का सम टोटल ले लिया आपने, ये सारे पिछले 5 दिनों का सम टोटल। अगर मैं इसकी बात करूँ तो ये पिछले 5 दिनों का हो गया, पिछले 5 दिन मतलब ये वाला हो गया 26 प्लस 26.5 प्लस 26.5 प्लस 26 प्लस 27, अब ये देख सकते हो ये हमने ले लिया सारा। अब हम क्या करेंगे, अब ये दो का हम एवरेज कर लेंगे। जैसे इसमें 5 दिनों का है, इसमें 5 डेज का है, इसमें भी 5 डेज का है, तो इसको पूरा टोटल डिवाइड बाय 10 करना पड़ेगा आपको, तब आपका मूविंग एवरेज आएगा। तो आप ये दोनों को टोटल करोगे, डिवाइड बाय 10 करोगे, आपका 25.5 फिर नेक्स्ट आप इन दोनों को टोटल कीजिए, डिवाइड बाय 10 कीजिए, ये आ जाएगा। तो अब देखिए इन दोनों का टोटल यहाँ पर लिखा हुआ है, फिर डिवाइड बाय 10 किया, फिर अब इन दोनों को टोटल कीजिए, ये आएगा, डिवाइड बाय 10। ऐसे करके अब ये मूविंग एवरेज निकाल सकते हो अलग अलग। तो बस एक एग्जाम्पल था जो मैंने आपको बता दिया, एक बुक में दिया हुआ था। अब इस तरीके अलग अलग तरीके से एवरेज किया जाता है, जो मैंने अरिथमेटिक मूविंग एवरेज की जो मैं बात करूँ, पर अलग अलग स्टाइल में कर सकते हो। अब सीधा सिंपल एवरेज भी ऐसे कर सकते हो, या फिर ये तरीका भी क्या पता पूछ लिया जाए कि आप 5 डे का मूविंग एवरेज का एवरेज लेके फिर उसके बाद आप मूविंग एवरेज निकालिए, तो आप इस तरीके से निकालोगे फिर।
और अब हम अगर बात करेंगे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, तो मैं सीधा यहाँ पर एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज थोड़ी सी अलग चीज़ है। यहाँ पर मान लीजिए पिछले 10 डेज का आप एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज निकाल रहे हो, पिछले 10 डेज का, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो हम अरिथमेटिक मूविंग एवरेज में क्या करते हैं, सभी को बराबर वेट देके डिवाइड बाय 10 कर देते हैं। बट एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज ऐसा नहीं है, वो रिसेंट वाले को ज्यादा इंपॉर्टेंस देता है। जैसे इसको सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस दिया जाएगा, इससे कम इसको, 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 इससे कम, इससे कम, यानी जो एक जितना पुराना होगा उतना उसको कम इंपॉर्टेंस दिया जाता है। दैट इज कॉल्ड एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। और ये बात भी सही है ना? ये बात भी सही है, क्योंकि जो जितना नया है, जितना रिसेंट है, उसको ज्यादा इंपॉर्टेंस देना चाहिए। एकदम बात सही। मूविंग वर्ड ही क्यों चला जाता है, क्योंकि ये मूव करते रहते हैं ना एवरेज, तो है ना, तो इसलिए मूविंग एवरेज बोला गया एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, क्योंकि स्टॉक प्राइस रेगुलरली मूव करते रहते हैं। तो एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज में मैं क्या करूंगा, सीधा आपको एक क्वेश्चन कराऊंगा, सीधा आपको एक क्वेश्चन कराऊंगा। क्वेश्चन नंबर है, यस, क्वेश्चन नंबर 63। ये मैं सीधा यहीं से करा दूंगा, सॉल्व नहीं कराऊंगा, सीधा आपको यहाँ से समझा दूंगा मैं आपको डायरेक्टली। देखिए यहाँ पर क्लोजिंग वैल्यू बीएसई सेंसेक्स दिया हुआ है 6 से लेकर 17 डे ऑफ द मंथ ऑफ जनवरी ऑफ द ईयर। तो यहाँ पर आप देखिए अलग अलग डेट दिया हुआ है, डे बता दिया और आपको सेंसेक्स की वैल्यू दे दी है। सैटरडे संडे ट्रेडिंग होता नहीं है, इसलिए नो ट्रेडिंग लिख दिया यहाँ पर भी। जब जहाँ जहाँ हॉलीडे है, फ्राइडे सैटरडे संडे नो ट्रेडिंग, वैसे करके लिख दिया। बाकी जो जो वैल्यू है आपकी, 5 6 7 वैल्यू है अलग अलग। हमें बोला कैलकुलेट करो एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज ऑफ सेंसेक्स ड्यूरिंग द अबव पीरियड 31 डे सिंपल मूविंग एवरेज आपका 51,000 दिया हुआ है। 31 डे का सिंपल मूविंग एवरेज ऑफ सेंसेक्स आपको दिया हुआ है 15,000। और द वैल्यू ऑफ एक्सपोनेंट फॉर 31 डेज ईएमए इज 0.062 आपका ये दिया हुआ है। इसकी जरूरत पड़ेगी हमें। मैं एक बार एक चीज देखना चाहता हूँ, रुको, देखना चाहता हूँ। यस, कर दिया इन्होंने कि ये गड़बड़ थी यहाँ पर, ये जो सिंपल लिखा हुआ है ना, इसमें गड़बड़ थी। ये आपका एक्सपोनेंशियल होगा, आप इसे ठीक कर लीजिए। एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज होना चाहिए, और ये प्रीवियस डे होगा। ये लाइन आप ठीक करो, क्योंकि हमें प्रीवियस डे ही चाहिए, ये इस लाइन में प्रॉब्लम हुई थी। आप लिख दीजिए प्रीवियस डे। अभी अब इसको ठीक कीजिए, ठीक है, क्वेश्चन बैंक में अभी ठीक कर लीजिए। द प्रीवियस डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज होगा, ये नहीं आएगा, ठीक है। और सेंसेक्स आप एज्यूम भी हटा दो, ये 15,000 होगा। तो यहाँ पर हमें करना है क्या, देखिए ये जो हमारी वैल्यूज दी हुई है, ये आपको अलग अलग वैल्यूज हमने लिख दिया यहाँ पर आपको। और हमें पता है प्रीवियस डे 15,000 था, तो हमें सबसे पहले तो डिफरेंस निकालना है, डिफरेंस फ्रॉम प्रीवियस डे। प्रीवियस डे में गिरा या बढ़ा में ही देखना है। तो देखिए प्रीवियस डे का ईएमए आपका कितना था, 15,000 था। अभी आपका सेंसेक्स 14522 हो गया, तो जो प्रीवियस डे का ईएमए था उसके कंपैरिजन में अभी गिरा है, तो ये माइनस, जितना गिरा उतना माइनस पे ले लिया। फिर आगे नेक्स्ट आपका, अब ये पहले एक ही डेट का बताता हूँ। मतलब आपका यहाँ पर आप देखिए पिछले दिन का ईएमए 15,000 था, अभी सेंसेक्स है 14522, तो हमें पता चला 478 गिरा है, नेगेटिव है आपका। इसको मल्टीप्लाई करेंगे हम किससे, पता है, इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे 0.062, जो आपका 31 डेज का ईएमए का वैल्यू दिया हुआ है ना, वैल्यू ऑफ एक्सपोनेंट, जो 31 डेज ईएमए का एक्सपोनेंट का जो वैल्यू दिया हुआ है 0.062, ये आपको एग्जाम में दिया हुआ रहेगा। तो आप इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे। चलिए काम करते हैं, एक दो डेट का मैं कर ही देता हूँ तो ज़्यादा बेहतर रहेगा, तब आपको अच्छा रहेगा। अभी देखिए 14522 सेंसेक्स की वैल्यू है, और प्रीवियस ईएमए कितना है, 15,000 आपका। तो आपका डिफरेंस आएगा, इससे डिफरेंस कितना आएगा, -478 का डिफरेंस आएगा। इसको हम एक्सपोनेंट की वैल्यू से 0.062 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ए पकड़ लिया, बी पकड़ लिया, सी पकड़ लिया, सी इंटू 0.062 से मल्टीप्लाई कर दो। तो 478 जो हमारा डिफरेंस है, इसको 0.062 से मल्टीप्लाई करेंगे। ये जो आए ना -29.636, जबकि ये तो गिरा है, तो ये पुराना ईएमए से रिड्यूस कर दो आप, तो नया ईएमए आ जाएगा। तो जो न्यू ईएमए आपका आएगा वो कितना आएगा पता है, पुराना 15,000 आपका ईएमए था,
उसमें से 29.636 नेगेटिव है तो ये माइनस कर देंगे, आपका 14970364 आ जाएगा। ये आ गया आपका। अब हमारा जो है नया ईएमए हम इतना मानेंगे 14970364 और सेंसेक्स की वैल्यू कितनी है 14925 है। तो अब देखो अब तो आपका प्रीवियस ईएमए ये है और इतना इसकी वैल्यू अब सेंसेक्स की, तो अभी भी गिरा हुआ ही नजर आ रहा है मुझे 14970.364 माइनस 14925 45.364 आपका नेगेटिव आ रहा है फिर से। इसको फिर से मल्टीप्लाई कर देंगे 0.062 से, ये आ गया 2.812 माइनस 2.812, तो ये फिर से हम क्या करेंगे 14970.364 से माइनस कर देंगे 2.812 को, आपका ये वाला आएगा 14967.55। ऐसे करते करते आप हर डेट का आप ईएमए निकाल लोगे। मैंने 2 डेट का बता दिया, आप ऐसे करते करते हर डेट का ईएमए निकाल लोगे। अब ये ईएमए को चेक करोगे कौन सी डायरेक्शन में जा रहा है। तो अगर आप ईएमए को चेक करोगे, आप देखिए 14970 आपका ईएमए था, बाद में आपका घट के 14967 हुआ, बाद में फिर बढ़ा 14983 वापस बढ़ा, और बढ़ा ये एवरेज, और एवरेज बढ़ा, और बढ़ा, फिर और बढ़ा, मतलब एक ही बार ये गिरा, रिकवर किया पुराना जो ईएमए था, और फिर ये बढ़ता गया बढ़ता गया। तो अगर ये ईएमए एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज बढ़ रहा है तो इसको हम क्या बोलेंगे, बुलिश बोलेंगे, है ना, बुलिश मार्केट बोलेंगे। तो यहाँ पर आपको बस यही करना है, कुछ नहीं है, सिंपल सी बात है। मैं रिपीट कर दे रहा हूँ, आपको प्रीवियस डे का ईएमए चाहिएगा, उसको आप आज की सेंसेक्स वैल्यू से कंपेयर करके डिफरेंस निकाल लीजिए। डिफरेंस को किससे मल्टीप्लाई करोगे, एक्सपोनेंट वैल्यू 0.062 जो दिया हुआ है उससे मल्टीप्लाई किया हमने, और फिर जितना वैल्यू आया अगर वो नेगेटिव आया तो आप प्रीवियस डे का ईएमए से माइनस कर दोगे, पॉजिटिव आया तो प्लस कर दोगे। अब यहाँ पर बस उतनी सी बात है, तो ये आप करते जाओगे, बस बात खत्म। इसको आप जरूर से प्रैक्टिस कीजिएगा, नहीं तो एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज ये नहीं कर पाओगे। अब इसको जरूर से प्रैक्टिस कीजिएगा। तो आई थिंक अब आपको एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज भी एकदम अच्छे से क्लियर होगी, आपको किस प्रकार करना है। मैंने थोड़ा सा एग्जाम ओरिएंटेड ही यहाँ पर करा है, मैं मानता हूँ, क्योंकि हर चीज़ हम डेप्थ में जाने का कोई सेंस नहीं है, टाइम भी ज़्यादा खर्च होगा। हमने इसको एग्जाम ओरिएंटेड पूरा कवर कर लिया। तो आई थिंक मैंने सारा आपको अब हमारा सिक्योरिटी एनालिसिस, अब मेन मेन चीज़ सारी चीज़ हमारी कवर हो गई है।